भावी भविष्य के अध्यापकगण, मित्रगण एवं भाई बंधु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा 91 में। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र से भाषा शिक्षण की विधियां। जी हाँ, आपको बता दें मित्रों कि सीटेट में खास करके अगर सीडीपी को मिला दिया जाए तो 90 क्वेश्चंस पेडागोजी से आते हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में जो पेडागोजी है वो सेम है, बस भाषा का अंतर है। जो पेडागोजी हिंदी भाषा में हिंदी माध्यम से पूछा जाता है वही पेडागोजी संस्कृत भाषा में संस्कृत के माध्यम से पूछा जाता है। चीज़ें वही रहता है, तो आपको समझना है। तो आज शिक्षण विधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पर पीडीएफ फाइल आपको फ्री दिया जाता है, यानी फ्री नोट्स दिया जाता है। आप उसके लिए अखिल शिक्षा टेलीग्राम पर सर्च करके अपने ज़रूरत की पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। चलिए क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है ये भी देखिएगा और समझते चलिए। यहाँ पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत हिंदी शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है। जी हाँ, बेहतर रहता है। तो देखिए, जब आप कोई प्रश्न को हल करिए तो चारों ऑप्शन आप पढ़िए और उसमें से जो आपका सटीक उत्तर उसको ढूंढने की कोशिश करिए। नहीं तो कभी लगता है कि चारों गलत है, कभी लगता है चारों सही है, तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो चलिए देखते हैं, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, आप ये ना समझिएगा कि जो खाली स्थान दे दिया जाता है खास करके जूनियर और अपर जूनियर में, तो यहाँ नहीं, यहाँ बल्कि ये रहता है कि अक्षर गायब कर दिया जाता है। जैसे कटहल लिखा हुआ है, नमक है, कलम है, तो बीच से एक अक्षर गायब कर दिया जाता है और बच्चे उसमें भरते हैं, या कुछ आकृतियाँ अधूरी होती हैं उसमें बच्चे भरते हैं। क्योंकि यहाँ जो 3 और ऑप्शन है वो इससे अलग है और उच्च कक्षाओं के लिए है, इसलिए यहाँ ये तीनों गलत है। जैसे मान लीजिए यहाँ बी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर, तो ये भी गलत होगा। और उच्च स्तरीय खेल, तो बताइए प्राइमरी लेवल पे तो उच्च स्तरीय खेल की कोई बात है नहीं और वाद विवाद प्रतियोगिता हो नहीं सकता। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए दूसरा है, खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत माध्यमिक कक्षा। देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि खेल शिक्षण की बात तो हो रहा है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रहा है? माध्यमिक कक्षाओं की बात हो रहा है। तो बताइए, ए ऑप्शन कह रहा है परिभाषाओं की होड़, समस्या पूर्ति भी कह रहा है, और सी कह रहा है वाद विवाद, और डी कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए, यहाँ आप समझ चुके हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति ये अभी हम प्राइमरी लेवल के लिए आपको बताएं, और समस्या पूर्ति भी यहाँ नहीं होगा, और परिभाषाओं की होड़ इतने स्तर पे नहीं। लेकिन जो वाद विवाद है वो जो है माध्यमिक स्तर पर हो सकता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। यह है, आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर मित्रों, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर है ए, बालोद्यान पद्धति। और साथ में अगर हम डाल्टन पद्धति की बात करें या मंटेसरी पद्धति की बात करें, तो ये भी जो है प्राइमरी लेवल से ही संबंधित है। और प्रोजेक्ट पद्धति जो यहाँ दिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट पद्धति ये उच्च कक्षाओं के लिए, और प्रोजेक्ट पद्धति के जो जन्मदाता थे किलपट्रिक हैं, और ये जॉन डीवी के शिष्य थे। लेकिन डाल्टन पद्धति की अगर हम बात करें तो डाल्टन पद्धति के जो जनक हैं वो हैं हेलेन पारखास्ट, और मंटेसरी पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो हैं मारिया मंटेसरी, और ये इटली की निवासी थी मंटेसरी पद्धति। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस विधि द्वारा भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों साथ साथ पूरे होते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है मंटेसरी पद्धति, बी कह रहा है किंडरगार्टन पद्धति, सी कह रहा है डाल्टन पद्धति, और डी कह रहा है प्रोजेक्ट पद्धति। तो आपको ध्यान देना है यहाँ कि शिक्षण के उद्देश्य, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति, यानी तीनों का विकास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन की बात करें तो इसको बालवाड़ी भी कहते हैं, और इसके जो जन्मदाता थे वो थे फ्रोबेल थे, और बाकी तो आपको बता ही दिए हैं। चलिए अगला देखते हैं,
5वां नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की प्राय किन नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया जाता है। तो क्रियाशीलता, बालक की स्वतंत्रता और बालक की रुचि, इन तीनों पर दिया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ये है सभी। अगला है, चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि है। जी हाँ, गद्य शिक्षण की विधि है। तो देखिए ए ऑप्शन कह रहा है गीत विधि, तो गीत विधि तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये गद्य की विधि नहीं है। उसके बाद दिया है अर्थबोध, तो गद्य शिक्षण की जो विधि है यहीं आपको आंसर मिल जाता है कि अर्थबोध, जो गद्य शिक्षण की विधि है वो अर्थ विधि है। खंडवन विधि को देखिए, इसको प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है खंडान्वय विधि का प्रश्नोत्तर विधि। इसमें ये होता है कि पूरे कहानी को छोटे छोटे पार्ट में अलग कर दिया जाता है और उसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से याद कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कहानी, आप एक राजा रानी का कहानी सुनाया और जंगलों में गए तो शेर आया, तो उसी को छोटा छोटा करने के बाद राजा कहाँ गए, जंगल में गए, उसके सामने क्या आया था, शेर आया था। तो इस तरह से एक छोटा पार्ट कर दिया जाता है जिससे बच्चे रुचि भी रखेंगे और उनको याद भी होगा। और अभिनय देखिए, अभिनय विधि जो है ये गीत विधि का ही रूप है और गीत विधि के साथ साथ अभिनय प्रधान होता है, इसमें अभिनय करना पड़ता है। इसलिए ये भी गद्य से संबंधित ने। जो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कि अर्थबोध विधि। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 7वां नंबर है, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होगी। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी पूछ रहा है। तो आप अभी समझ चुके हैं कि मंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन और डाल्टन, ये तीनों छोटी कक्षाओं के लिए है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट पद्धति जो है वह बड़ी कक्षाओं के लिए है। इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी प्रश्न को हल करिए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो आधे तो आंसर आपके प्रश्न में ही छिपा रहता है। 1 से 2 बार पढ़िए, समझिए कह क्या रहा है प्रश्न, उसके बाद आप हल करिए। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका प्रोजेक्ट पद्धति। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शब्दार्थ यानी शब्द और अर्थ विधि का विकसित रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्याख्या विधि। आपका यही मिल जाता है कि शब्द अर्थ, जब शब्दार्थ विधि का विकसित रूप जो है वह है व्याख्या विधि, यानी शब्द और अर्थ को बताना होता है। तुलनात्मक विधि देखिए, जब हम कोई कविता बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो दूसरे कवि के कविता से जब उसका हम लोग कंपेयर करते हैं, वही उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से वो है और इसी तरह से ये है। तो यहाँ एक विधि होता है कि एक ही कविता के माध्यम से कई लोगों का हम लोग तुलना करते हैं, उसके गुण दोष को बताते हैं। व्यास विधि, तो व्यास विधि देखिए, कविता पढ़ाने पर कविता के भाव और कला दोनों ही पक्षों को एक कथावाचक की भांति विशद व्याख्या करनी पड़ती है। इसलिए इस विधि को व्यास विधि कहते हैं। और गीत तो आपको पता ही है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर पद के गुण दोष की आलोचना करनी पड़ती है। अब आलोचना कैसे करेंगे आप, तो देखिए किसी बात की समीक्षा करेंगे तभी तो। अगर किसी के गुण दोष की आलोचना करनी है तो आप समीक्षा करेंगे। तो सीधी सी बात यहाँ क्या है कि वह समीक्षा ही है इसका राइट आंसर, यानी समीक्षा करना पड़ेगा। तो इसको समीक्षा विधि कहते हैं। बाकी तो आप समझ ही चुके हैं। चलिए 10वां है, इनमें से खाली स्थान अक्षर बोध की विधि नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान देना नहीं है। तो देखिए अक्षर बोध यानी वाक्य विधि भी अक्षर बोध होता है, यानी वाक्य जो रहेगा वो अक्षर ही बोध। वर्ण विधि भी अक्षर बोध के अंतर्गत आएगा। शब्द विधि भी अक्षर बोध के अंतर्गत आएगा। लेकिन प्रत्यक्ष विधि ये अक्षर बोध के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, यानी अक्षर बोध की विधि नहीं है। तो नहीं है वही है प्रत्यक्ष विधि, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो से संबंधित कोई शिकायत हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और नोट पाने के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप अपनी ज़रूरत की जो भी PDF फाइल है वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।